हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इसमें इंग्लिश का PYQ कर रहे हैं और इस समय जो सेशन चल रहा है वो MTS 2022 का है। इसके पहले MTS के 2021 के और 22-23 के हम लोग करा चुके हैं। और MTS ही नहीं, MTS के अलावा CGL है, CHSL है, स्टेनो है, CPOSI है, उनके भी पूरे करा। मतलब एक तरह से SSC करीब जितने एग्ज़ाम लेती है जिसमें अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम लोग 2 साल का कर चुके हैं। MTS का 3 साल का कर चुके हैं और 2022 वाला इसमें चल रहा है, जिसमें से मई वाला हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और इसमें चल रहा है कौन सा, जून वाला। जून वाले में भी 13 और 14 जून का हो चुका है। 15 जून आज शुरू करने जा रहे हैं। परसों हमने 14 जून का थर्ड वाला किया था, आज 15 जून का फर्स्ट वाला कर रहे हैं। इसके बाद 2 तारीखें और बचेंगी, 2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। 2 दिन मतलब क्या हुआ, 3 दिन के मतलब 9 पेपर करीब अभी और होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कल आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिल पाया। असल में कल दिन में इतनी ज़्यादा ऑफलाइन क्लासेस थी कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। किसी दिन ऐसा हो जाता है, इतना ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वैसे रात में 10 बजे आपकी क्लासें तो मिलती ही हैं, एक क्लास तो आपको फ़िलहाल मिलती ही रहेगी। चलिए, तो ये बातें हो गई। आप लोगों ने PDF सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है और उसमें कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, देखिए। एग्जैक्टली अपोजिट, किसका अपोजिट बताना है, ये जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसका बताना है। पढ़ के देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज मेकिंग नो रैश प्रोमिसेज। यहाँ रैश का मतलब क्या होता है, देखो 2 चीज़ होती है। एक तो भीड़ को कहते हैं रैश एकदम से। एक होता है जैसे कहीं छाले वाले, जैसे गर्मी के दिन है तो घमौरियाँ हो जाती हैं, रैसेज आ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, वो रैसेज होते हैं। एक रैश होता है इम्पिचुअस। इम्पिचुअस का मतलब क्या होता है, जब कोई आदमी बिना सोचे विचारे जल्दी से निर्णय ले लेता है, इम्पिचुअस। ठीक है ना, बिना सोचे विचारे जल्दी में कोई निर्णय ले लेता है व्यक्ति, उसको कहते हैं रैश। तो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कह सकते हो। ठीक है, तो रैश प्रोमिसेस। रैश प्रोमिसेस का एंटोनीम का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छे से सोच विचार कर लिया गया प्रॉमिस। तो एंटोनीम बताना, एक है इमेच्योर। तो बताओ इमेच्योर होगा कि कंसिडरेट होगा कि ऑडेसियस होगा कि बोल्ड होगा। ऑडेसियस का मतलब यही बोल्ड होता है। ठीक है, ऑडेसियस का सिमिलर दोनों हो गया। तो ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 वर्ड सिमिलर आ गए तो इसका मतलब वो 2 के दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो दोनों काट दो। इमेच्योर और रैश तो काफ़ी सिमिलर हो जाएगा। पूछा क्या है, अपोजिट पूछा है। तो कंसिडरेट मतलब होता है अच्छे से सोच विचार कर, आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, बढ़िया से सोच विचार करने के बाद। तो इसलिए इसमें जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंसिडरेट होना चाहिए। इज़ दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा कि दैट सब्स्टिट्यूट्स या रिप्लेस करता है ब्रैकेटेड पार्ट को। ब्रैकेटेड पार्ट कहाँ है, देखो यहाँ से लिया, आइदर नोटिस्ड नॉर केयर्ड। देखो आइदर के साथ नॉर लगा हुआ है, फिलहाल ये गलत तो है। आइदर के साथ और लगता है, या तो नाइदर नॉर होता या तो आइदर आर होता। फिलहाल देखें क्या सूटेबल है। लिखा है कि ही ग्रिटेड हिज टीथ। ग्रिटेड हिज टीथ मतलब होता है, जो कुछ लोग होते हैं दांत खिचखिचाते हैं बहुत गुस्से, ऐसे करके एकदम से, वही होता है। ही ग्रिटेड हिज टीथ एंड ट्राइड टू एक्ट एज दो, मतलब दांत खिचखिचा रहा था और ऐसा एक्ट करने की कोशिश कर रहा था मानो कि ही आइदर नोटिस्ड आर केयर्ड। मतलब ये आइदर आर वाला नहीं है, या तो उसने ध्यान दिया या तो केयर किया। हो ही नहीं सकता ना, नोटिस्ड और केयर में आइदर आर नहीं लगेगा, नाइदर ना लगेगा। ना तो उसने नोटिस किया और ना ही उसको कोई केयर थी इस बात की। नहीं, केयर होती तो नोटिस करता ही। तो नाइदर नोटिस्ड नार केयर्ड, ढूंढो। नाइदर नोटिस्ड नार केयर्ड, ये ऑप्शन सही हुआ। आइदर को नोटिस्ड आर केयर्ड नहीं होगा, या तो ध्यान दिया या तो नोटिस किया या तो ध्यान दिया नहीं होगा, ना तो नोटिस किया ना ध्यान दिया। ठीक है, नाइदर नोटिस्ड केयर्ड ये हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें नाइदर लगा तो नार होना ही चाहिए था। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या है, एडीएम दिया हुआ, उसकी मीनिंग बतानी है। एडीएम क्या है, टू पुल योर वेट। टू पुल योर वेट, सपोज करो आपका वेट 60 kg है, 60 kg है और आप अपने पूरे वेट को पुल करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने हिस्से का काम पूरा का पूरा करते हो। आपके हिस्से का जितना काम है, मतलब यू डू योर ड्यूटी ऑफ योर शेयर वेरी वेल। आप अपने हिस्से का काम बहुत बढ़िया से करते हो। बाय समथिंग नहीं होगा, गिव समथिंग नहीं होगा, टू हेल्प सम रिलेटिव नहीं होगा, डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, अपने हिस्से का काम आप पूरा करते हो। ये है आपका आंसर।
आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, एरर बतानी है। एरर में क्या होगा भाई, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप। हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ वाज हार्ड देन आई थॉट। ओहो हो, देन लगा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कठिन था, ज़्यादा कठोर थे वो शब्द। उसके मुंह से जो शब्द निकले थे, वो गाली वाली दी होगी और क्या, उसके मुंह से जो शब्द निकले थे वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा कठोर थे। तो दैन लगा है, तो दैन ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो ये हार्ड की जगह क्या होता है, हार्डर दैन। तो गलती क्या होगी, हार्ड देन नहीं, हार्डर देन होगा, चौथा होगा। ठीक है, चौथे में चौथा। पाँचवें में आ जाओ, खाली जगह भरना है। अलाउड थर्ड, थर्ड का मतलब होता है ना कोई चीज़ ऊपर से धड़ाम से है। जैसे मान लो कहीं पेड़ की कोई डाल गिरी, धम से नीचे गिरी, कोई चीज़ ऊपर से धम से नीचे गिरी, धम से गिरने की जो आवाज़ होती है उसी को थर्ड कहते हैं। कोई चीज़ धम से गिरी, वो कप एवरीबडी, हर आदमी जाग गया। एंड नोबडी न्यू, किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। व्हाट ऑल द डैश वाज अबाउट, ये सब जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ है किस बारे में, धड़ाम की आवाज़ हुई, सब लोग जाग गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सारा शोरगुल हल्ला गुल्ला किस लिए है। तो यहाँ शोरगुल हल्ला गुल्ला के लिए कोई वर्ड ढूंढो, कौन सा होना चाहिए। एक जो नरेशन होगा कि कमोशन होगा, कमोशन होता है, शोरगुल हल्ला गुल्ला अफरा तफरी भागम भाग ये सब कमोशन होता है। तो आंसर तो आपका हो गया। एक जो नरेशन क्या होता है बताओ। एक जो नरेशन होता है जैसे किसी को किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर दो, तो किसी को किसी जिम्मेदारी से थोड़ी फुर्सत दे दो, एक्सोनरेट कर दिया, मतलब क्या हो, जिम्मेदारी से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट करना होता है। कल्मिनेशन का मतलब होता है कंक्लूड करना, किसी चीज़ को क्या करना, कंक्लूड कर देना, ये कल्मिनेट करना हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कंक्लूड करना। और एबोमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से हेट्रेड या नफरत होती है किसी चीज़ से, लोथ कह सकते हो, लोथ, डिसलाइक हो सकती है। ठीक है, हेट्रेड नफरत हो जाती है किसी से, तो उसको कहते हैं लोथ या एबोमिनेशन, घृणा। ठीक है, अगले में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो भी कराया था। अच्छा, एक ब्लैंक पेज आ गया ना, चलिए ये आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इसमें क्या है, स्पेलिंग एरर। इन्होंने कहा विच 3 हैव स्पेलिंग एरर, 3 में स्पेलिंग एरर है और एक स्पेलिंग, चूज द सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो पढ़ते हैं, टीचर की तो सही है, टोल्ड हिम वॉच हिज ग्रामर, ग्रामर गलत हो गई। ग्रामर में क्या होता है, जैसे जी लगाओ, जी के बाद क्या लगाओ, राम लगाओ, राम, राम के पहले जी लगा लो, राम जी हो गए। और राम जी को ग्रामर नहीं आती थी इसलिए वो मार खाते थे, तो यहाँ क्या लिखा, मार। ठीक है, राम जी मार खाते थे, या इधर से उल्टा राम, इधर से सीधा राम, तो राम। AMAR होगा, मतलब ये ER नहीं होगा, AR होगा। ठीक है ना, चाहे चाहे जैसे याद करो। थाउजेंड्स, ये ठीक है स्पेलिंग। प्रोटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉड, ठीक है, ये सही है, इसमें कोई स्पेलिंग नहीं है, गलत नहीं है। अब यहाँ आ जाओ, हैपेंड, हैपेंड में कुछ माय फ्रेंड हैपेंड, ये है ना, हैपेंड में यहाँ NED होना चाहिए। माय फ्रेंड हैपेंड अराउंड डिनर टाइम। चलो, तो ये गलत हो गया, हैपेंड की स्पेलिंग गलत है। एक सही हो गया आज, बाकी तीनों में गलती ये निकलेगी। बस आपको ये दिखा रहा हूँ गलतियाँ क्या हैं। ये लिखो, इररेजिस्टिबल है ना, तो इररेजिस्टिबल में ये T के बाद A नहीं लगता, इररेजिस्टिबल में T के बाद I लगता है। क्लियर है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 में क्या है, खाली जगह भरना है। देखो लिखा, सम वर वेरी सेकी, कुछ ऐसे लोग थे, सेकी एंड अनस्टेबल। सेकी एंड अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ, एक निर्णय ले लिया, उस निर्णय पर टिके नहीं रहेंगे। सुबह कुछ निर्णय लिया, सुबह निर्णय लिया कि शाम को बारात में चलेंगे तुम्हारे साथ, दोपहर में फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे यार ऐसा है ना कि तुम चले जाना, हम नहीं आ पाएंगे। शाम को फिर फ़ोन किया कि अच्छा रुके रहना, हम आ रहे हैं। फिर जब वो आदमी रुका रहा 7 बजे, फिर कह रहे यार तुम चलो, हम नहीं आ पाए। मतलब एक निर्णय ही नहीं होता, वो डगमगाते रहते हैं, हिलते रहते हैं। अच्छा, अदर्स वर डैश, दूसरे वालों को क्या करो, इन्हीं का उल्टा कर दो। कुछ लोग सेकी थे, कुछ लोग डैश थे, और कुछ लोग क्या थे, दोनों थे। तो सेकी का उल्टा क्या होगा बताओ इसमें से। ठीक है, सेकी का उल्टा क्या होगा, कन्वोल्यूटेड होगा। कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। अनस्टेबल के अपोजिट में क्या जाएगा, एकदम से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होगा। इन्वोल्यूटेड क्या होगा, अब बताओ। इन्वोल्यूटेड का मतलब ये भी करीब करीब वही होता है,
कॉम्प्लेक्स के जैसा ही होता है, लेकिन ये इनकन्वोल्यूटेड में होता है जिसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, और ये वाला जो होगा इनवोल्यूटेड इसको फॉलो कर पाएंगे। और वोल्यूटेड क्या होगा ज़रा ये बताओ। वोल्यूटेड का मतलब होता है क्वाइल, जैसे कोई चीज़ ऐसे ऐसे कुंडली मार के बैठी, जैसे सांप कुंडली मार के बैठा, ये क्वाइल हो जाता है, ठीक है, वोल्यूटेड। और डाइल्यूटेड का मतलब समझ ही होता है, डाइल्यूट हो जाती है जो चीज़ें। तो यहाँ पे वही सेकी और अनस्टेबल, सेकी मतलब एकदम हिलते डुलते रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो इसका अपोजिट में हम लोग क्या लेंगे, करीब करीब जो कॉम्प्लेक्स और अनफॉलोएबल होता है उसी को करेंगे ना, जिसको हम फॉलो ना कर पाएंगे वही होगा, ठीक है ना। स्टोरी वगैरह की काम में लिया जाता है। डिफ़िकल्ट टू फॉलो यही होगा कन्वोल्यूटेड। ये सेकी क्या हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। 8 में क्या कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है इसके पूरे के लिए। तो इन्होंने कहा लाइसेंस ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को जो लाइसेंस दिया जाता है या किसी ग्रुप को, मतलब इंडिविजुअल को या ग्रुप को दिया जाता है, टू मार्केट अ कंपनीज गुड्स, किसी कंपनी के सामानों को, उसकी सर्विस को वो मार्केट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंचाइज कहते हैं, फ्रेंचाइज, ठीक है ना, फ्रेंचाइजी। जैसे कोई बड़ी कोचिंग होती है दिल्ली में, तो पता लगा उसको लखनऊ में उसी नाम से कोचिंग खुल गई और वो अपना मटेरियल इनको दे रहे हैं और ये लोग यहाँ पे उनके नाम से कोचिंग चला रहे हैं, तो इसको फ्रेंचाइज कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग नहीं कहते हैं इसको। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार किसी मार्केट पर, मतलब हम ही हम हैं और कोई नहीं कर पाएगा। ब्रांडिंग करना नहीं, इसको फ्रेंचाइज कहते हैं। अपने नाम से अपने ब्रांड का उपयोग करने के लिए किसी को परमिशन देना, मेरे नाम का उपयोग कर सकते हो, ये फ्रेंचाइज होता है। नेक्स्ट में 9 नंबर पे आओ। इसमें फिर इस यही सेम चीज़ है। इस एक वर्ड के लिए आपको क्या करें, एक सेंटेंस के लिए एक वर्ड लगाना है आपको। द आर्ट ऑफ केयरफुल पब्लिक स्पीकिंग। केयरफुल पब्लिक स्पीकिंग मतलब क्या हुआ, भाषण देना। पता लगा हज़ारों की भीड़ है सामने और कुछ लोग वहाँ पे बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, कम भीड़ होगी तो कम बढ़िया बोल, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना ही अच्छा बोल लेते हैं कुछ लोग। यूजिंग क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उसको हम लोग कहते हैं इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब क्या होता है, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। गुड ओरेटरी कहते हो। एक वर्ड और लिख लो, ओरेटरी। क्या होता है, ओरेटरी। ओरेटर क्या होता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। इंक्यूबेशन क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है जैसे हमको कोई इन्फेक्शन हुआ, सपोज करो मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो जैसे आज इन्फेक्शन शुरू हुआ है तो आज कल परसों मतलब 72 घंटे तक उसका असर रहता है। तो जो इंक्यूबेशन, जब वो हमारे शरीर में वायरस बैक्टीरिया बढ़ रहे होते हैं, हमारे शरीर में इन्फेक्शन फैला रहे होते हैं, तो इन्फेक्शन से लेकर के सीवियरिटी तक जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एब्डिकेशन होता है किसी के पक्ष में हम पद त्याग दें। जैसे राजा है, कभी कोई राजा होता है अपने बेटे को राजा बनाने के लिए अपने सीट से हट जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्डिकेट करना। अब ऑब्रूशन, ऑब्रूशन क्या चीज़ होती है इसको ज़रा बताओ। ऑब्रूशन का मतलब होता है जैसे कोई तेज़ी के साथ, जैसे बरियल है, रैपिड बरियल कह सकते हो। रैपिड मतलब बड़ी तेज़ी के साथ बरियल, किसी को दफन कर दिया जाता है तो वो होता है ऑब्रूशन, रैपिड बरियल के लिए होता है। या कभी कभी यूज किया जाता है स्मोदरिंग, गला घोटने के लिए भी, आया दम घुट रहा है उसके लिए भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है, ऑब्रूशन, ठीक है। आंसर फिलहाल आपका कौन सा, इलोक्यूशन है, बोलने की कला कहते हैं उसको। 10 नंबर में आ जाओ। 10 नंबर में क्या करना है, वही सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। ब्रैकेटेड पार्ट कितना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्रैकेटेड है, तो देखते हैं यहाँ पर भी, यहाँ फिर वही सिचुएशन देखो, नाइदर के साथ आर लगा हुआ है। इसी तरह के 2 क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। वो वाला भी इम्प्रूवमेंट का था, ये वाला भी इम्प्रूवमेंट का था। पेपर सेट करने वाले को नाइदर हर ज़्यादा लगता है, ज़्यादा ही पसंद है। पढ़ के देखो। द बैन हैज़ लैंडेड द सर्कस। बैन ने सर्कस मैनेजमेंट को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया, इन अ ट्रिकी सिचुएशन। इन अ ट्रिकी सिचुएशन मतलब बड़ी ट्रिकी कंडीशन में। बैन का मतलब कोई प्रतिबंध लगा तो उसने सर्कस मैनेजमेंट को एक बड़ी ट्रिकी कंडीशन में ला के छोड़ दिया। एज मैंने क्योंकि दे कैन नाइदर यूज देम, क्योंकि ना तो वो इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई जानवर अनवर पे लगा होगा तो ना तो उनका यूज कर सकते हैं, फॉर द शो,
और अबंडन देम, और ना ही उनको छोड़ सकते हैं। जैसे मान लो सरकार ने कोई किसी चीज़ पर बैन लगा होगा, आप इस जानवर को सर्कस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब सर्कस वालों के सामने अजीब दुविधा है, ना तो हम सर्कस में उसको यूज कर सकते हैं, ना बाहर छोड़ सकते हैं। बाहर छोड़ देंगे, जैसे सर्कस का शेर जब जंगल में जाएगा तो दूसरे शेर उसको मार के खा जाएंगे, क्योंकि सर्कस के शेर में वो जंगल का राजा बनने की क्षमता होती नहीं है, वो गुलामी सीख चुका होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करोगे, नाइदर के साथ नार लगाना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे देखो कैन नॉट के साथ, कैन आइदर के साथ क्या लगा दिया, और आइदर के साथ नॉर लगेगा नहीं। देखो आइदर के साथ ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये काट दो। दूसरे में क्या लिखा है, आइदर लिखा है, आर लिखा है। तो सिचुएशन एज देम कैन, देखो देम कैन नाइदर होगा कि दे कैन नाइदर होगा, तो ये दे होना चाहिए। इनकी भी कहानी ख़त्म, इनकी भी कहानी ख़त्म, और ये कहानी ख़त्म इनकी थी ही, तो ये हो ही नहीं सकता, फिर यही बचेगा। एज दे कैन नाइदर यूज देम फॉर द शो नॉर, ये देखो नाइदर के साथ नार लगा हुआ है। ठीक है, उसके पहले दे कैन भी लगा हुआ, तो ये जो है आपका तीसरा वाला यही है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। नेक्स्ट में जो 11 नंबर पे करना क्या है, देख ही रहे हो, लिखा है द डैश टर्म वेस्ट लैंड इज प्रपोज्ड टू बी रिप्लेस्ड। जो वेस्टलैंड है ये वर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे, बाय द टर्म अर्बन कॉमन से। ठीक है, तो कैसा टर्म, अगर किसी टर्म को रिप्लेस वगैरह किया जा रहा है तो इसका मतलब वो टर्म अच्छा नहीं होगा, उसमें कुछ इंसल्टिंग होगा। तो अब के देखो इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, नेसेसरी। इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, जरूरी होता है। ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी होगा, तो ये तो यहाँ इम्परेटिव टर्म नहीं होगा। इंडिकेटिव मतलब जो किसी चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। इनक्योर ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव का मतलब फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, लाभदायक होता है, तो ये कोई टर्म है, कोई टर्मिनोलॉजी है। वेस्टलैंड ये लाभदायक है क्या, ल्यूक्रेटिव बेनिफिशियल तो नहीं हो सकता। डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, इंसल्टिंग, अपमानजनक। तो एक कोई वर्ड है जो अपमानजनक है, जो बोलने में किसी के लिए थोड़ा सा मतलब बुरा सा लगता है, डिसरिस्पेक्टफुल। तो डेरोगेटरी में तो डिसरिस्पेक्टफुल टर्म, वेस्टलैंड जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल टर्म है, इसलिए उसकी जगह पे अब अर्बन कॉमन्स कहा जाएगा। तो डेरोगेटरी वर्ड यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल आएगा, बाकी तीनों तो फिट ही नहीं हो रहे हैं वहाँ किसी टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ 12 नंबर में, फिर यहाँ भी वही काम करना है। हर रिब्स वर डैश बट नो लॉन्गर पेनफुल। लो भैया, बट नो लॉन्गर पेनफुल, अब उनमें दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब इसके पहले दर्द हो रहा था। तो दर्द के लिए इनमें से कौन सा वर्ड लगा सकते हो, दर्द के लिए तीसरा वाला वर्ड होगा। होमोफोन्स का क्वेश्चन है, चारों वर्ड। देखो श्योर, आप लोग जानते हो श्योर का मतलब क्या होता है, ये शोर है, SOAR। इस शोर का मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर की ओर उठते हैं इसको शोर कहते हैं। हिज बिजनेस इज सोरिंग। ठीक है, ये हो गया, पूरी खोपड़ी में पसीना हो गया है, शोर लगा यहाँ पे। तो ये शोर किसके लिए लगता है, शोर ये लगता है दर्द के लिए। और ये सौर का मतलब क्या होता है, खट्टा। ठीक है, जैसे नींबू है तो खट्टा होता है ना, उसको सौर कहते हैं। आंसर आपका कौन सा होगा, SORE वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 13 नंबर पे भाई। 13 नंबर में आपको साइनोनिम बताना है किसका, लिबर्टी का। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी। क्या होता है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता या आज़ादी। आज़ादी के लिए क्या वर्ड लगाओगे, फ्रीडम, ये साइनोनिम हो गया। एक्लेमेशन का मतलब क्या होगा, प्रेज, किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, अप्रिसिएट करना, लॉर्ड करना, प्रेज या लॉर्ड करना किसी को, ये होगा। डिपेंडेंस का मतलब किसी पर निर्भरता हो जाती है, और ये स्टैचू है, स्टैचू मूर्ति के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें करना क्या है, वही नो एरर का मैटर है। इसमें भी देखो यहाँ नो एरर लिखा हुआ, हैरीज आइज वाटर्ड इन द चिल। चिल मतलब कुछ खुशी उसी हो रही होगी, उसी में उसकी आंखों में आंसू आ गए। एज दे सोर अपवर्ड्स, जैसे जब वो अभी सोर बताया था ना, सोर का मतलब क्या हुआ, ऊपर की ओर उठना। अब देखो आइज वाटर्ड, यहाँ देखना आंखें, आंखों में पानी भर आया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और ही कुड सी नथिंग बिलो नाउ, कुड भी क्या होगा, कैन की पास्ट है। तो अगर दोनों कैन की पास्ट, वो कैन की पास्ट है, वाटर की पास्ट है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, गलत है। यहाँ भी क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सोर शुड हैव बीन सोर्ड। ठीक है, ये गलत हो गया, समझ गए ना बात को। चलिए आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 है। अपोजिट इन मीनिंग,
अपोजिट इन मीनिंग किसका अपोजिट? सिमिलर, बड़ा आसान सा वर्ड है। सिमिलर का मतलब होता है एक समान, एक जैसा। रिजेम्बलेंट का मतलब क्या हुआ? सिमिलर हो जाएगा। रिजेम्बलेंट क्या हो गया? इसका सिमिलर है। अनलाइक का मतलब क्या हुआ? से मतलब उसके जैसा नहीं। और सीक्रेटिव का मतलब क्या होता है? एकदम गुप्त होता है, सीक्रेट होता है, जिसको कोई जान ना पाए। बिजारे का मतलब क्या होता है? बिजारे एक तरह से जैसे बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मर को कहा जाता है। भूत जैसे होता है बिजारे, विचित्र, अजीब सा, यूनिक के टाइप में यूज किया जाता है। जैसे कहते हैं बिजारे ऑफ मैथमेटिक्स। बिजारे ऑफ मैथमेटिक्स मतलब होता है जैसे मैथमेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े पुरोधा हैं बिजारे के लिए, वैसे भूतों के लिए भी बिजारे यूज किया जाता है। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी में एक वर्ड आ रहा है। ये अनलाइक क्या होता है? डिससिमिलरिटी, और रिजेम्बलेंट क्या होता है? सिमिलरिटी। तो अपोजिट चूँकि पूछा है इसलिए क्या लगाना होगा? अनलाइक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 16 में। जो अंडरलाइन किया गया है इसको इम्प्रूव करो, क्योंकि मीनिंग बताने का मैटर ही नहीं यहाँ पर। चलिए, A health person may carry germs of typhoid, cholera, dysentery etc. तो इन्होंने कहा एक हेल्थ पर्सन में भी टाइफाइड वगैरह के जर्म्स हो सकते हैं। हेल्थ पर्सन में कि हेल्दी पर्सन में? बताओ। पर्सन क्या है? नाउन है। हेल्थ क्या है? नाउन है। नाउन कैन नॉट क्वालिफाई अ नाउन। नाउन को तो क्वालिफाई करना नहीं है, तो नाउन ना हो कि यहाँ क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। तो देन हेल्थ शुड हैव बीन हेल्दी। अ हेल्दी पर्सन ढूंढो। यहाँ भी हेल्थ पर्सन से लिखा है, यहाँ हेल्दी पर्सन लिखा है, ये ठीक है। यहाँ हेल्दी पर्सन से लिखा है, ठीक है। तो ये मे है ना, मे का माइट, हेल्दी पर्सन। वुड कैसे हो सकता है? तब क्या होगा? तब मे होगा ये, ठीक है। थर्ड वाला 16 में थर्ड वाला लगेगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 17 नंबर पे। 17 नंबर पे फिर वही नो एरर का मैटर है। देखो, एट नाइट लाइंग स्लीपलेस। एट नाइट मतलब रात को, लाइंग स्लीपलेस मतलब नाकों में नींद नहीं थी, बिना जागे जागे लेटे थे। ही कंसीडर्ड, सोचा उसने, पास्ट में है। सेंडिंग मैसेंजर्स, कि हम संदेशवाहक मैसेंजर भेजेंगे। बिसाइड्स द कंट्री, बिसाइड्स द कंट्री मतलब कंट्री के अलावा। सीक्रेटली इन सर्च ऑफ हिज फ्रेंड, चुपके से भेजेंगे अपने दोस्त की खोज में। तो बिसाइड द कंट्री होगा कि अक्रॉस द कंट्री होगा? बताओ। पूरे देश में कि देश के अलावा? अगर हम बिसाइड को बदल भी देते हैं, सोचो यहाँ बिसाइड से लिखा है, अगर हम इस बिसाइड को बिसाइड कर देते हैं तो इसका मतलब होता है देश के बगल में। और बिसाइड से मतलब अगर देश के अलावा, देश के अलावा क्यों भेजोगे? जब कोई खोया हुआ है तो देश के अलावा क्यों भेजोगे? देश में पहले भेजो। जबकि यहाँ ये होना ही नहीं चाहिए। सेंड मैसेंजर्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब क्या होगा? पूरे देश में भेजेंगे मैसेंजर अपने दोस्त का पता लगाने के लिए। तो यहाँ बिसाइड या बिसाइड्स दोनों ही गलत है, यहाँ अक्रॉस लगना चाहिए। तो ये बिसाइड्स गलत है, आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। आगे आ जाओ 18 में। देखें 18 में फिर वही इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो पब्लिकली, ये देखो जो वर्ड लिखा है ना, पब्लिकली में ए नहीं होगा। एडजेक्टिव क्या होता है बताओ? एडजेक्टिव होती है पब्लिक, ये पब्लिक है। पब्लिक में अब पब्लिकल थोड़े ना होता है, पब्लिकली में इसी सी में एलवाई लगा दोगे, पब्लिकली हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन सब की स्पेलिंग सही है, तो ये आंसर नहीं होंगे। फिलहाल आंसर आपका फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना। क्लियर हो? चलो अगला आ जाओ। देखो डिक्शनरी में मत देखो, डिक्शनरी में गूगल पे चेक करो तो पब्लिकली में हो सकता है यही वाली स्पेलिंग दिखा दे। ये एसएससी का मैटर है ना, जो एसएससी का मैटर है वो थेजोरस में चेक करोगे तो वहाँ मिलेगा, या ऑफलाइन डिक्शनरी में ढूंढो तो मिल जाएगा। ऑनलाइन चेक करोगे ना तो सब वही अमेरिकन वाली स्पेलिंग सब भर दिए हैं। ब्रैकेटेड पार्ट जो है इसमें इन्होंने कहा सिमिलर मीनिंग बतानी है। ये सिमिलर इन मीनिंग टू द ब्रैकेटेड वर्ड। ब्रैकेटेड वर्ड क्या है? ये कंटिन्यू। सेंटेंस पढ़े देखिए, कंटिन्यू का कंटिन्यू ही सेंस है या कोई और तो नहीं है। दे आर इंस्टीट्यूशंस बिल्ड टू होल्ड, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें बिल्ड किया गया है टू होल्ड एंड कंटिन्यू। टू होल्ड का मतलब धारण करें और कंटिन्यू रखें। किसको? पावर फॉर अ पॉलिटिकल ग्रुप। एक पॉलिटिकल ग्रुप का पावर होल्ड भी करें और उस पावर को कंटिन्यू भी करें। कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाने का मतलब क्या होगा? फिर ये मेंटेन होगा, क्योंकि कंटिन्यू का वेस्ट तो होगा नहीं और रिलीज भी नहीं होगा। क्या होगा? कंटिन्यू करने का मतलब मेंटेन करो। कंटिन्यू मतलब उसको निरंतर लिए रहो, तो मेंटेन करना मतलब आगे के लिए जाना। अबंडन का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। तो ये क्या होगा? कंटिन्यू का अबंडन कर दोगे तो ये एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा,
ठीक है, तो मेंटेन रहा आपका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड। अब आगे आ जाओ 20 में। 20 में क्या करना है, वही करेक्ट इडियम। ये एक सिचुएशन दी हुई है, किसमें दी है, ये ब्रैकेटेड है। इस सिचुएशन के लिए इन चारों में से कौन सा इडियम सुटेबल है। चलिए अब आ गई मशक्क़त करो। तो पहले सिचुएशन देखो, लिखा कि दे वर रियली सेलेक्टिंग फ्रॉम द लास्ट या वर्स्ट ऑफ द रिसोर्स लेफ्ट। किसी के लिए कह रहे हैं पहले यही ले लो, व्हेन दे पिक्ड यू, मतलब कोई कमेंट कर रहा, ताने मारा कि जब उन लोगों ने तुम्हें पिक किया, तुम्हें सेलेक्ट किया, तो वो लोग मान लो कि सबसे कूड़ा, सबसे रद्दी, सबसे थर्ड क्लास, सबसे घटिया रिसोर्स में से सेलेक्ट किए हैं। मतलब तुम्हारा सेलेक्ट किया जाना उनको पसंद नहीं है। सेलेक्टिंग फ्रॉम लास्ट, आखिरी या वर्स्ट ऑफ द रिसोर्स, सबसे खराब रिसोर्स में से चुना उन्होंने, तब तुम्हें चुना है। तो इसके लिए क्या होगा, पुलिंग अप स्नैक होगा क्या। तो पुलिंग अप स्नैक का क्या मतलब होता है, पुलिंग अप स्नैक का मतलब एंड द टाइम, एंड ऑफ अ टाइम। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम चल रहा है उसी का एंड होता है, एंड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये तो लगेगा नहीं। अब दूसरा है गोइंग हेवायर। गोइंग हेवायर का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ के लिए पगला गए हैं, समोसा खाने का मन कर रहा है, अब एकदम क्रेजी हो गए हैं समोसा खाने के, नहीं मिलेगा तो पगला जाएंगे, ये वाला। रोलिंग द स्टोन, व्हाट डू यू मीन बाय रोलिंग द स्टोन। देखो रोलिंग द स्टोन का मतलब क्या होता है, आप अपनी किसी हैबिट से गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाइए, गेट रिड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है ना। या आप किसी चीज़ पर आपको विश्वास नहीं है, आप विश्वास करते हैं, उससे छुटकारा पाइए। अब यहाँ पे हमारे इस सेंस का कोई भी इडियम मिला नहीं। स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल। अब स्क्रैपिंग द बॉटम ऑफ द बैरल का मतलब क्या हुआ कि जो मतलब एकदम कूड़ा कबाड़ा जो बचा है उसी में से अच्छा छानने की या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चौथा वाला होगा जो सिचुएशन के हिसाब से सही इडियम होगा। अब इसके बाद वही आता है पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 फिलर्स हैं, उसमें पहले फिलर की जगह क्या लगेगा, दूसरे की जगह क्या लगेगा, यही करना है हम लोगों को। तो चलो कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, द टर्म डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी टर्म है, डैश फ्रॉम ग्रीक डैश डेमोस एंड क्रेटोस, मतलब समझ गए। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से आया हुआ है, डेमोस और क्रेटोस। तो द टर्म डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या हुआ तो ये आया हुआ है ना, उसी से बना हुआ है। तो कम से लगाओगे कि वेलकम, वेलकम क्या हुआ, आ चुका है भैया, उससे वर्ड बन चुका है, तो वेलकम तो होगा नहीं, और केम भी नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट तो हुआ नहीं है, ये सब प्रेजेंट ही है। इज कमिंग लगा नहीं सकते, बिलोंग करना, तो ये उस भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, दो क्या होंगे बताओ, डेमोस और क्रेटोस, ये दोनों क्या हैं, 2 वर्ड्स हैं या 2 लेटर्स हैं। 2 लेटर तो है नहीं, वो 2 नंबर्स भी नहीं है, ना ही वो 2 सिंबल हैं, बल्कि क्या है, डेमोस और क्रेटोस 2 वर्ड हैं, इन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ से पढ़ो, इन इट्स डैश मीनिंग। डैश मीनिंग मतलब इन शब्दों की जो डैश मीनिंग होती है, वहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। रूल ऑफ द पीपल का मतलब क्या हुआ, लोगों की सरकार, लोगों का शासन। आगे लिखा है, इनफैक्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनफैक्ट ये ऐसी गवर्नमेंट का ऐसा प्रकार है जिसमें ऑल एलिजिबल पीपल हैव एंड डैश से, हैव एंड डैश से हर किसी को की अपनी बात कहने का अधिकार होता है, सबके अपने अपने विचार होते हैं। इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ्स, मतलब वो डिसीजन जो निर्णय लिए जाते हैं, जो सरकार की ओर से निर्णय लिए जाते हैं, उसमें जनता को भी अपनी बात रखने का अधिकार होता है, उसमें वो एलिजिबल होते हैं। डेमोक्रेसी ऐसी सरकार होती है, और किसके माध्यम से रखते हैं, वो अपने चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से जनता अपनी ओपिनियन, अपने विचार, अपनी राय रखती है। डेमोक्रेसी डैश अ पॉलिटिकल सिस्टम, आ पॉलिटिकल सिस्टम्स एग्जिस्टेड इन सम ग्रीक सिटी स्टेट। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या है, वो ग्रीक के जो सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, छोटे छोटे शहर राज्य हुआ करते थे, नगर राज्य कहते हैं, वहाँ का एक पॉलिटिकल सिस्टम जो उस समय एग्जिस्ट करता था, उस समय भी पाया जाता था। आज से करीब इन्होंने कहा कि नोटेबली एथेंस फॉलोइंग अ पॉपुलर अपराइजिंग टू 508,
ईसा पूर्व 508 में एथेंस जब एक की खुद की स्वायत्तता आती है, जब एक बड़ा स्टेट बनता है, तो एथेंस ने ही डेमोक्रेसी को सबसे पहले लागू किया था। तो इतनी बात समझ में आई। अब तो 2 हम लोग भर चुके हैं, तीसरे नंबर पे आओ। इन इट्स डैश मीनिंग, इसकी कैसी मीनिंग में? इसकी मेटाफोरिकल मीनिंग मतलब क्या होगा? जैसे रूपक अलंकार होता है, जैसे हम कहें कि तुम्हारी ज़बान कैंची है, तो यहाँ कैंची क्या होगा? मेटाफोरिकल हो गया, ठीक है ना। जबान कैंची, जबान को कैंची बोलोगे, मेटाफोरिकल। कैंची की ओरिजिनल मीनिंग नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे बात काटने के सेंस में यूज किया गया है। लिटरल का मतलब क्या होता है? एकदम डिक्शनरी वाली मीनिंग। जैसे किसी शब्द को आप डिक्शनरी में देखो तो जो मीनिंग आती है वो लिटरल मीनिंग होती है। फिगरेटिव मतलब अलंकार वाली मीनिंग हो गई। अलंकार वाली मीनिंग का मतलब जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कोई वर्ड लिखा हुआ है कि चाँद सा रोशन चेहरा, या ऐसे कहो मुखड़ा चाँद का टुकड़ा। एक वर्ड है मुखड़ा चाँद का टुकड़ा। तो अब यहाँ चाँद का टुकड़ा मतलब क्या है बताओ? चाँद का टुकड़ा मतलब चंद्रमा से कुछ पत्थर वत्थर तोड़ के ले आएंगे, उसी से चेहरा बना दिया, तो ये हो गया मुखड़ा चाँद का टुकड़ा। ये लिटरल मीनिंग, इसी को लिटरल मीनिंग कहते हैं। और अगर ये कह रहे हो मुखड़ा चाँद का टुकड़ा, तो चाँद का टुकड़ा मतलब क्या हुआ? चंद्रमा की तरह खूबसूरत। तो वो कौन सी मीनिंग हो गई? ये फिगरेटिव मीनिंग हो गई। समझ गए ना? मैं गाना नहीं सुना रहा था, ये मीनिंग समझा रहा था। ये फिगरेटिव मीनिंग हो गई। और हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति होती है। अतिशयोक्ति मतलब क्या होगा? बहुत बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? डेमोक्रेसी की मीनिंग बता रहे हैं। लिटरल मीनिंग मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसमें इसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। समझ गए लिटरल क्यों लगा? नेक्स्ट में आ जाओ। अगला वर्ड है हमारा जो फिलर है वो है नंबर 4। यहाँ पे बताओ क्या लगता है? तो डेमोक्रेसी में जितनी भी जो जनता होती है सबको अपनी बात कहने का हक होता है, ठीक है। तो क्या होगा? इरेगुलर से होगा कि इक्वल से होगा कि अनइक्वल से होगा कि अनफेयर होगा? इन्होंने कहा जब सबका अधिकार होता है तो क्या होगा? इक्वल से होगा, क्योंकि अनफेयर निगेटिव है, अनइक्वल भी निगेटिव जा रहा और इरेगुलर भी निगेटिव जा रहा है। जबकि डेमोक्रेसी में इस तरह इसके लिए हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार होता ही है, इसकी अच्छाई है, तो निगेटिव में नहीं जाएंगे। यहाँ क्या लगाना होगा? हैव एन इक्वल से, इक्वल से मतलब अपनी बात कहने का अधिकार इन द डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइफ। ये हो गया। डेमोक्रेसी डैश अ पॉलिटिकल सिस्टम। चलो, डेमोक्रेसी डैश अ पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में एग्जिस्टेड कहाँ देखी गई है? ग्रीक सिटी स्टेट्स में, जैसे कि एथेंस हो गया। तो डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, तो डेमोक्रेसी एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, या डेमोक्रेसी इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, या डेमोक्रेसी ओवर अ पॉलिटिकल सिस्टम, या डेमोक्रेसी ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो क्या लगेगा? एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में, एक शासन प्रणाली के रूप में क्या देखने को मिलेगा? फिर एज लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए किसके? आज हम कर रहे थे 15 जून का सेट नंबर 1, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। और कल आप लोगों को सेशन नहीं मिल पाया था, उसके लिए क्या कहें, सॉरी कहें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अब तो भर नहीं पाएंगे, ठीक है। हाँ, अफसोस है उस बात का कि कल नहीं दे पाए हैं। कभी कभी इस तरह का हो जाता है, ऑफलाइन क्लासें ज़्यादा लग जाती हैं तो नहीं कर पाते हैं, या कभी तबीयत नहीं ठीक होती तो नहीं कर पाते हैं। वैसे आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ज़्यादातर मिलता ही रहता है, कभी कभार गैप हो जाता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि आप लोग इतने समझदार तो हैं कि उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग शाम को कहाँ? रात में 10 बजे लाइव क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।